नमस्कार। कर्मयोगी श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा से पद्म भूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में 21वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला 2023 के आज 6वें दिवस में उपस्थित समस्त विद्वजनों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन है। भारतीय ज्ञानपीठ, श्रीपाल एजुकेशन सोसाइटी एवं श्री कृष्ण शिक्षण लोक परमार्थ समिति उज्जैन द्वारा सामाजिक निर्माण के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आज हमारे बीच प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित हैं अहमदाबाद से माननीय डॉक्टर प्रणव भारती जी, जो कि एक प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार है। साथ ही आज की अध्यक्षता कर रही हैं नागदा क्षेत्र से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। परंपराओं का निर्वहन करते हुए एवं श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 21वें अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला का 6ठा दीप प्रज्वलित करने का समय आ पहुंचा है। शुभं कुरुध्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुध्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। आयोजन को आगे बढ़ाते हुए देशभक्ति गीत के लिए आमंत्रित है संस्थान की शिक्षिकाएं। एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, दुनिया में बेजोड़ अनोखा, दुनिया में बेजोड़ अनोखा, भारतवर्ष महान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष महान हमारा प्यारा
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हैया हो हैया हो री हो, हैया हो री हो, हैया हो री हो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हैया हो हैया हो री हो, हैया हो री हो, हैया हो री हो। आज सिंधु में विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु में और हृदय में साथ उठा है ज्वार, साथ उठा है ज्वार, साथ उठा है ज्वार। हैया हो री हो, हैया हो री हो, हैया हो री हो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हैया हो हैया हो री हो, हैया हो री हो, हैया हो री हो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार। हैया हो री हो, हैया हो री हो। इस सुंदर और भावपूर्ण देशभक्ति गीत के पश्चात अब समय है विचारों की पावन गंगा में सरोबार होने का। हर्ष और गर्व का विषय है कि आज प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार डॉक्टर प्रणव भारती जी। अहमदाबाद, गुजरात में रहते हुए माननीय डॉक्टर प्रणव भारती जी अपने सक्रिय लेखन से देश भर में सृजन की ज्योति प्रज्वलित कर रही हैं। आप हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा में भी उतनी ही निष्णात हैं। अंततो गत्वा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, गवाक्ष जैसे कई उपन्यास आपके प्रभावी लेखन को अभिव्यक्त करते हैं। चंपा पहाड़न, दास्ताने दर्द, प्रेम की गली अति सांकरी जैसे डिजिटल संस्करणों के साथ आपका संस्मरण उजाले की ओर अत्यधिक लोकप्रिय रहा है। यही नहीं, आप इसरो के शैक्षणिक विभाग भोपाल अहमदाबाद हेतु नाटकों एवं कार्यक्रमों की लेखिका एवं प्रस्तुतकर्ता रही हैं। IIM अहमदाबाद से आप हिंदी साहित्य गतिविधियों में सक्रिय भागीदार भी रही हैं। आप अब झाबुआ जाग उठा सीरियल का कथानक, शीर्षक गीत एवं संवादों का सफल लेखन कर चुकी है। डॉक्टर प्रणव भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी में नियमित रूप से सक्रिय हैं। हमारा सौभाग्य है कि सद्भावना व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता के रूप में आज उपस्थित है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि मानसिक संत्रास की परिधि में पीढ़ियां, इस विषय पर आप अपने महत्वपूर्ण उद्गारों से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर प्रणव भारती जी। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती
बुद्धिप्रदां शारदाम् घोररूपे महारावे सर्वशत्रुभयङ्करी भक्तेभ्यो वरदे देवी त्राहि मां शरणागतम् बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मूढत्वं च हरे देवी त्राहि मां शरणागतम् त्राहि मां शरणागतम् त्राहि मां शरणागतम् त्राहि मां शरणागतम्। मैं माँ वीणा पाणी की स्तुति वंदना संस्तुति के बाद में मैं प्रणाम करना चाहती हूँ इस मंच को, इस अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला में मुझे आमंत्रित किया गया डॉक्टर गिरीश जी और वहाँ के सभी अधिकारी गणों को मैं अपने मन से नमन करना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आभारी हूँ डॉक्टर पिलकेंद्र जी के भी, जिनके माध्यम से या ये कहें कि सिफारिश से आज मुझे इस मंच पर बुलाया गया और मुझे कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर शिव मंगल जी सुमन की स्मृति में तथा कर्मयोगी श्री कृष्ण मंगल जी कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा से आयोजित इस प्रबुद्ध मंच को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ, बहुत इसका आभार मानती हूँ और मुझे इस बात का बहुत खुशी है, इस बात की बहुत आनंद है मुझे इस बात का कि हमारे गुजरात से काफ़ी लोगों ने, मैंने जैसे महसूस किया, देखा, काफ़ी लोगों ने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी हैं, जिसमें हमारे प्रिय डॉक्टर सुदर्शन आयंगर जी भी सम्मिलित हैं। तो मैं एक बार फिर से अपनी बात कहना चाहती हूँ। मैं दरअसल बात करना चाहती हूँ, जहाँ तक महिलाओं की बात आती है, मुझे लगता है कि हमारा जो मन का संत्रास है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। मानसिक संत्रास, पीढ़ियों में जो उसकी संत्रास की स्थिति है, पूरी पीढ़ियों में, न केवल महिलाओं में। मैं समझती हूँ वो महिलाओं में तो है ही, पुरुषों में भी है। और जो आजकल का सामान्य वातावरण चल रहा है, उसको जब हम देखते हैं, अपनी आँख खोलते हैं उसके प्रति, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ जी रहे हैं, किस प्रकार से हम जी रहे हैं। और मैं सबसे पहले यहाँ जितने भी स्नेही मित्र हैं उन सबको उनका सबका भी स्वागत करती हूँ। और अभी तक के कुछ अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ है कि यदि हमारा मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ होगा। वैसे कहा जाता है कि तन हमारा स्वस्थ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शरीर की स्वस्थता जो है वो बहुत आवश्यक है। लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ है अपने जितने भी दिन अभी तक मैं गुजार सकी हूँ कि यदि मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ अवश्य रहेगा। और इसका कारण सीधा सा ये है कि मन और तन की रिलेटिविटी आपस में है। अगर मन हमारा उबड़ खाबड़ रहेगा तो तन भी अस्वस्थ रहेगा, और हम तन को कितना भी हम प्रयास कर लें स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ मानसिक संत्रास की, जो आजकल मैं देख रही हूँ, ना कहीं एक पीढ़ी में, आज की पीढ़ी में नहीं, पुरानी पीढ़ियों से भी चली आ रही है। कारण उसके ज़रूर अवश्य अलग हो सकते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति कितनी ज़्यादा हमारी उत्कृष्ट थी, और हमारे यहाँ महिलाएं भी कितने वेदों की ऋचाएँ लिखने वाली हुई हैं, यानी कि हम उन्हें ऋषिका कहते थे। मेरे सामने पहले एक बार एक प्रश्न आया था कि ऋषिका यानी क्या? मैंने अपने घर में एक बच्चे का नाम ऋषिका रखा है, बच्ची का। तो ये प्रश्न आया था कि ऋषिका यानी ऋषि की पत्नी? तब उसकी खोजबीन की गई और पता चला कि नहीं, ऋषि की पत्नी नहीं, वो स्त्रियां उस युग की, वो स्त्रियां वैदिक युग की, जो कि ऋचाओं को अपने आप बनाती थीं, जो उनके ऊपर काम करती थी, जो उनके ऊपर मनन करती थी, चिंतन करती थी। उसमें हम सब जानते हैं कि मैत्री, गार्गी वगैरह बहुत सारी ऐसी हमारी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने कि वेदों के ऊपर काम किया है। और उस समय हमें कितनी स्वतंत्रता प्राप्त थी, उस समय कितना ज़्यादा हमें वातावरण खुला हुआ मिलता था, और उसके बावजूद भी कोई गलत स्थिति नहीं होती थी। तो इसका कारण मुझे लगता है कि हमारी सारी मानसिकता जो है वो उससे जुड़ी हुई थी, और उसमें न केवल महिलाएं, पुरुषों ने भी उनका साथ दिया, तभी ये सब बातें संभव हो सकती हैं।
महिलाएं क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, इसके लिए उनके ऊपर इस चीज़ का अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि पुरुष उनके साथ में खड़े हैं, तब इस मानसिक संतरास की दूर करना ज़्यादा अधिक संभव हो सकेगा, मुझे ऐसा लगता है। आजकल अगर हम देखें तो मानसिक स्वास्थ्य में कितना अकेलापन, वैवाहिक मतभेद और जो आपस में जो एक रिलेशनशिप है, जो एक संबंधों की जो टूटन है, हमारे परिवार तो पहले से ही टूट चुके हैं। पहले काफ़ी कई मैं समझती हूँ कि 4 पीढ़ियाँ मैंने भी देखी हैं और उन पीढ़ियों में मैं देख रही हूँ कि 2-3 पीढ़ी से ये बड़ी मानसिक संतरास की परेशानी हो रही है, जिसमें प्रमुख कारण मुझे लगता है कि अहम का है। क्योंकि यदि एक बार अहम आ जाता है तो परिस्थितियाँ बड़ी विकट हो जाती हैं और उससे निकलने में परेशानियाँ भी होती हैं, क्योंकि यदि हम उसके ऊपर दृढ़ता से अड़ गए, तो उसके बाद में तो कठिन ही है परिस्थिति और ज़्यादा कठिन होती चली जाती है। मैं बात करना चाहूँगी कि ये जो हमारा अकेलापन है, ये क्यों होता है? ये जो हमारी मानसिक संतरास की स्थिति है, ये अधिकतर क्यों होती है? आज के अगर संदर्भ में हम देखें, तो हमारा जो मीडिया है, ये कहीं न कहीं ये इसका प्रभाव तो पड़ेगा बच्चों के ऊपर और बच्चों से प्रभाव माता-पिता पर ना पड़े ऐसा नहीं हो सकता, जैसे माता-पिता का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। यानी कि हम कई बार ऐसे कहते हैं ना कि खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू पे खरबूजा लगभग एक ही बात है। तो मानसिक स्थिति का प्रभाव हमेशा एक-दूसरे के ऊपर पड़ेगा, हमेशा एक-दूसरे की मनःस्थिति को जब तक हम नहीं समझ पाएँगे, वो चीज़ आगे अग्रसर नहीं होगी, आगे बढ़ेगी नहीं, आगे सुधरेगी नहीं। हम जानते हैं, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि पहले वैदिक युग में किस प्रकार से हमारी महिलाएँ थीं, जो वेदों पे कार्य कर रही थीं। लेकिन एक ऐसा समय आया, हम सब परिचित हैं उससे भी, कि मुग़ल शासन में हमें पर्दे में भी रहना पड़ा और अगर देखा जाए तो उस समय कारण थे, हर वस्तु का कोई कारण होता है, तो उस समय कारण थे कि हमें क्यों पर्दे में रहना पड़ा और शायद उस समय आवश्यकता भी थी। लेकिन हम उस बात को अगर आगे इस प्रकार बढ़ाते कि हम उस पर्दे को हम अनुशासन में लेते, उस पर्दे को हम ऐसी परंपरा बना लेते जिसमें कि हम पॉज़िटिविटी की तरफ, सकारात्मकता की तरफ जाते तो शायद ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि जब पर्दे में स्त्री को रखा गया, तो स्त्री कुंठित होने लगी और उसको कोई सहयोग की भावना उसके पास सहयोग की भावना तो थी ज़रूर, लेकिन उसको सहयोग नहीं मिल सका। पुरुष प्रधान समाज है, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इस समाज में भी ऐसे लोग हुए हैं जो कि अपनी पत्नियों को या तो अपनी बेटियों को उन्होंने आगे सहारा देना शुरू किया और आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि वो जो एक चिंगारी थी वो औरत के मन में, स्त्री के मन में वो पैदा हो गई और उस चिंगारी के पैदा होने से क्या हुआ कि वो धीरे-धीरे लपटों में चली गई। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं शायद 8-10 साल पहले एक बार बड़ौदा गई और वहाँ व्याख्यान माला थी एक, उसमें मुझसे पहले जिन महिला ने व्याख्यान दिया, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी किसी का भी, पर उन्होंने कहा कि यदि पुरुषों ने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया है, तो आज अगर महिला अत्याचार कर रही है, तो उसमें क्या है? उसके अंदर कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय अगर पुरुषों ने किया, उनको स्वीकार किया गया, तो आज महिला को स्वीकार किया। तो मुझे ये बात कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मुझे समझ नहीं आई ये बात। क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई ना कि भई एक बार मैं तुम्हें दूँ तो 2 तुम मुझे दो, फिर मैं तुम्हें 3 दूँगी। तो इस चीज़ का कोई परिणाम तो अच्छा निकलने वाला नहीं है। आज हमारे अंदर बहुत सारी हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं तो बहुत सारी सद्भावनाओं के साथ में, बहुत सारी पॉज़िटिविटी के साथ में हम जन्म लेते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनका ह्रास होता चला जाता है। इसके कारण सिर्फ़ यही है कि हम मन में बदले की भावना रखते हैं, संतरास हमारे मन में पैदा होता चला जाता है, प्रेम हम नहीं समझते कि क्या है, क्योंकि प्रेम को हमने केवल और केवल शरीर तक सीमित रख दिया है। जबकि हम देखें तो प्रेम प्रकृति है और प्रकृति से हमें हर चीज़ प्राप्त हुई है। मैं अधिकतर कहती हूँ कि हमारे अंदर तो
प्रेम, करुणा, ईर्ष्या, गर्व, सद्भावना सब कुछ है, बशर्ते हम उस चीज़ का चुनाव कर सकें कि हमें किस ओर जाना है। यदि हम उस चीज़ का सही चुनाव कर सकेंगे तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि हम उसमें उस संत्रास से ना निकल सकें। हो ये रहा है आजकल, जो मैं अपनी चौथी पीढ़ी में भी देख रही हूँ कि हर चीज़ बड़ी सीमित होती जा रही है। बच्चे अपने में सीमित हो गए हैं, माता-पिता अपने में सीमित हो गए हैं, समय का अभाव। हाँ, मुझे एक चीज़ और याद आई, जब मैं अंग्रेज़ी साहित्य में एमए कर रही थी, तो मुझे एक किसी अंग्रेज़ी राइटर का मुझे एक चीज़ याद थी कि देयर शुड बी ए रूम इन योर होम सो दैट यू कैन सिट देयर एंड कैन आर्ग्यू एट लीस्ट इन अ मंथ विद योर ऑल द फैमिली मेंबर्स। तो ये बात थी एक कम्युनिकेशन की, एक-दूसरे से बात करने की, एक-दूसरे से को अपने मन की बात कहने की। उन्होंने कहा कि एक कमरा यानी कि एक स्थान आप या कोई ऐसे चयन कर लें एक स्थान, मतलब मन में एक भावना ये रखें कि हम आपस में एक-दूसरे से बात करेंगे, पीढ़ी कोई भी हो, उसमें आज की पीढ़ी, फिर उससे माता-पिता, फिर दादा-दादी सब हो सकते हैं। इससे ये होगा कि जो बाहर के जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, वो बच्चों के मन में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी पैदा नहीं करेंगी। क्योंकि वो बता देंगे आके, आज हो ये रहा है कि बच्चा कमरे के अंदर बंद हो जाता है, उसके पास सारी अवेलेबिलिटीज़ हैं, हर चीज़ है उनके पास में मोबाइल से लेके स्क्रीन बड़ी से लेके हर चीज़ उनके पास है, सब चीज़ें मुहैया हो रही हैं, बस एक ही चीज़ का जो अभाव रह जाता है कि वो अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, साझा नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक कारण है जो कि संत्रास पैदा करता है। बल्कि अभी कुछ वर्ष पहले मैंने परिवार के ही एक दूर के परिवार के में मैंने देखा कि सुसाइड कर लिया गया, आत्महत्या कर ली गई और कोई विशेष कारण नहीं रहे, हर चीज़ अवेलेबल थी, लेकिन छोटी-सी बात पे बच्चे को कुछ कह दिया और उसने आत्महत्या कर ली। तो संत्रास तो स्वाभाविक ही होगा, जिन माता-पिता ने अपने बच्चों को या जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को देखा है, वो लोग एकजुट होके रहे हैं, अगर उनके सामने से कोई इस प्रकार से चीज़ अचानक ही रेत की तरह फिसल जाएगी, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वो संत्रास पैदा करेगी। मेरे भी मन में तो यही विचार बार-बार आता है कि क्योंकि महिला जननी है, महिला माँ है और हम सब जानते हैं कि महिला हमारी अ, अगर शिक्षित है, नेहरू जी ने भी कहा था कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें, तो अगर महिला और पुरुष की 2 की बात करें तो मैं चाहूँगा कि पहले महिला को शिक्षा प्राप्त हो, जिससे कि वो अपने आगे आने वाली जनरेशन को, आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सके। और हम सब जानते ही हैं, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि महिला माँ सबसे पहली शिक्षिका होती है अपने बच्चों की। तो ये अगर शिक्षा की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने भी पूरे संसार की शिक्षा में और पुरुष स्त्री में कोई उन्होंने भेद नहीं रखा, होना चाहिए। स्वामी दयानंद ने कितने सारे काम किए हैं इसके लिए, उन्होंने कितने सारे अंधविश्वासों को निकाला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें लौट-लौट के आ रही हैं। मेरी जो मेरी स्थिति जो है वो मुझे ये सोचने के लिए विवश करती है कि जब हमारा देश इतना समृद्ध था, जब हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ थी, जब हम इतने स्वतंत्र युग में रहते थे, तो फिर ये लौट-लौट के आ रही हैं, तो उसको वापस भगाने का क्या हमारे पास एक तरीका हो सकता है, एक सलीका हो सकता है। और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा सलीका ये है कि हम बैठ के आपस में विचार करें, अपने विचारों को साझा करें और ना केवल अपने विचारों को साझा करें, हम अपने से जो अगली पीढ़ी है, उसके विचारों को भी समझें, समझने की बात करें। मैं एक और बात मुझे याद आ रही है इस संदर्भ में कि मेरे पिता पीएचडी थे और हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी के 4 बार के गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। तो जिन दिनों मैंने अपने विवाह के बाद में मैंने डबल एम में पीएचडी, एमफिल वगैरह सब किया, तो वो आए यहाँ पे और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा देखो ऐसा है कि जीवन में ना कभी भी ये नहीं समझना कि हम कुछ हो गए हैं। यानी कि आप जीवन के उनका कहने का अर्थ ये था कि आप जीवन के अंतिम क्षण तक एक छात्र बने रहिए। वो छात्र बने रहना है जो अपने से बड़ों से तो सीखेगा ही,
अपने साथ के लोगों से सीखेगा, अपने बच्चों से यानी कि छोटों से सीखेगा, क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। पर तकलीफ यहाँ होती है जब हम हावी होने की कोशिश कर देते हैं। हावी होने से मानसिक संतरास और अधिक बढ़ता है। हावी होने से बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। हावी होने से वो घर से बाहर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं या एक कमरे के अंदर बंद होना पसंद करेंगे। घर हमारे पास अवेलेबिलिटीज़ हैं, बड़े घर हैं, सबकी अपनी-अपनी गाड़ियाँ हैं, सब अपने सुख-सुविधाएँ हैं, लेकिन नहीं है तो एक मानसिक शांति नहीं है। और उस मानसिक शांति के लिए मुझे लगता है, जहाँ मेरी डॉक्टर पंड्या से बात हो रही थी कि अस्मिता और इन सब चीज़ों को तो ठीक है, बहुत बातें हो चुकी हैं, होती हैं, होती रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी जो होती है, वो महिला की हो जाती है कि मानसिक संतरास को वो किस प्रकार से दूर करने का प्रयास करे। अभी कल ही मेरे घर में एक जर्मन भाई आए हुए थे, तो परिवार के सदस्य हैं और जर्मन हैं। तो उनको बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही थी यहाँ पे देख के, बहुत सारी चीज़ें स्वाभाविक है, वो कई वर्षों बाद आए, तो उनको ऐसा लगा। लेकिन मैंने उनको थोड़ा समझाने की कोशिश की कि थोड़ा मेडिटेशन में ध्यान। उन्होंने कहा मुझे बहुत क्रोध आता है और क्योंकि वो वैवाहिक नहीं थे इसलिए शायद उनको और ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की उन्हें समझाने की। उन्होंने कहा कैसे बंद कर सकता हूँ? बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी नैसर्गिक चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं, जो हमारे मन के अंदर हैं, जो ग्रंथियाँ हैं, उनको हम खोल सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं हम उनके लिए, उनको खोलने का। और हम इसी तरह से प्रयास कर सकते हैं, जैसे सपोज़ अगर हम मेडिटेशन में भी बैठ गए, तो हम पूरे दिन पूरे समय में तो मेडिटेट नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल इस बात को नहीं मानती हूँ कि हम इतनी देर तक बैठेंगे तो हमारे अंदर बहुत अच्छे विचार हम एग्ज़ैक्टली उसकी तरफ जाते रहेंगे, नहीं। बहुत सारे विचार आएँगे, जाएँगे, उनको पवन की तरह से हम आने दें, जाने दें। हो सकता है क्षण भर के लिए, 2 क्षण के लिए कोई ऐसा समय आए जब हमें वो बात महसूस हो कि नहीं, दिस इज़ द पॉइंट एक्चुअली। यहाँ हमको रुक के कुछ सोचना है, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, अपनी इस बात को साझा करनी है, अपने छोटों से, अपने बड़ों से, अपने मित्रों से। इसमें आनाकानी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक उपन्यास लेखिका भी हूँ और बहुत सारे उपन्यास हो गए हैं अब तो ईश्वर की कृपा से, माँ वीणा पाणी की कृपा से। और मैंने सीरियल भी किया और पब्लिकली मैं बहुत मिलती रही लोगों से। इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे उन लोगों से बहुत सारे विषय मिले। तो उन विषयों के ऊपर ये मेरे लेखन के लिए भी बहुत आवश्यक है कि मैं उनके मानस को समझ सकूँ, उनकी मानसिक स्थिति को समझ सकूँ। और जैसे कहते हैं ना, जैसे अनुवाद में परकाया प्रवेश होता है, इस प्रकार से ही लेखन में हम अगर कोई चरित्र की बात करते हैं, तो उसमें भी एक परकाया प्रवेश करना पड़ता है और तभी हम उस चीज़ के साथ में न्याय कर पाते हैं। तो मेरा तो यही सोचना है कि मानसिक संतरास के लिए कि बच्चे उसमें ना जाएँ, डिप्रेशन में ना जाएँ। आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं और छोटी-सी बात हुई या तो घर से चले जाएँगे या तो अपने आप को वो किसी न किसी गलत स्थिति में पीने लगेंगे या कुछ भी करने लगेंगे। तो उससे तो स्थिति और ज़्यादा खराब होने की संभावनाएँ रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम मुग़ल शासन को हम ज़रूर प्रताड़ित करते हैं, ये बात सही भी है कि उनकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों में हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़े, महिलाओं को विशेष करके, लेकिन हम उसको अनुशासन में रख सकते थे अगर चाहते तो। मेरी एक और तकलीफ़ मुझे मुझे देती है वो तकलीफ़ कि हम बहुत अच्छा है कि आज नारी हर क्षेत्र में जा रही है। हम देख रहे हैं कि कौन-सा क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें नारी नहीं है। किंतु तकलीफ़ वहाँ पे होती है जब नारी जाती है उस क्षेत्र में, सफल भी होती है, लेकिन मानस से वो कहीं न कहीं, मैं समझती हूँ ये पिछड़ापन ही है कि अगर वो स्वतंत्रता की जगह वो उच्छृंखलता में चली जाती है। क्योंकि अगर बनाया गया है नारी और पुरुष को, तो उसकी अपनी-अपनी योग्यताएँ हैं, उन योग्यताओं को अगर आगे लेकर चलें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में पिछड़ जाएँगे या हम किसी चीज़ को छोड़ देंगे ऐसे ही। तो मेरा तो यही अभिप्राय है कहने का
कि हम इन मानसिक प्रताड़ना से हम जो घबरा जाते हैं और इस संतरास में हम पड़े रहते हैं। बच्चों से हुआ तो माता-पिता के अंदर हुआ, माता-पिता से हुआ तो और दादा-दादी के अंदर हुआ। अच्छा वो भी नहीं हुआ तो माता-पिता के अंदर ऐसी चीज़ें पैदा होने लगती हैं, उनकी रिलेशनशिप्स खराब होने लगती हैं, उनके संबंध ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इन सब का एक ही कारण मुझे नज़र आता है, एक तो अहम महिला हो या पुरुष हो। मैं महिला को ज़्यादा इसलिए कहूँगी, मैं खुद महिला हूँ कि महिला इन चीज़ों को अधिक समझ सकती है। नेचुरली एक प्राकृतिक गुण उसके अंदर है, नहीं तो उसे पृथ्वी की क्यों ये दी जाती, उपाधि दी जाती। लेकिन मैं ये नहीं कभी भी चाहूँगी कि महिला पृथ्वी की तरह से फट जाए। वो ना फटे इसके लिए बहुत आवश्यक है कि साथ में बैठकर कहीं भी हम चर्चा करें और हम समूह में चर्चा करें, हम स्कूल्स में चर्चा करें, हम संस्थानों में चर्चा करें। जैसे मुझे कई बार संस्थानों में जाना होता है, तो मुझे यंग एज के बच्चे मिलते हैं। अभी आकाशवाणी में एक कार्यक्रम था, तो वहाँ पुराने लोग सभी चले गए थे, लेकिन नए युवाओं ने मुझे बुलाया वहाँ पे और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझसे काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे और ये इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे कि ये हम मानसिक रूप से हम किस प्रकार से स्वस्थ रहें। तो मैंने उन्हें बताया अभी इस व्याख्यानमाला के बारे में कि इसको सुनें, जानें इसको, कोशिश करें समझने की, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ज़रूर हमें कोई रास्ता मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, पर प्रयास करना तो आवश्यक है ना। तो प्रयास तो हमें करना पड़ेगा, चरैवेति, वेति चलना पड़ेगा जीवन में। रुकने का तो नाम ही मृत्यु है, समाप्ति हो जाती है उस समय हमारी। तो चलना पड़ेगा, हर युग में चलना पड़ेगा, हर मनुष्य को चलना पड़ेगा, स्त्री को चलना पड़ेगा, पुरुष को चलना पड़ेगा और साथ में आपस में एक-दूसरे की सहायता भी करनी पड़ेगी, एक-दूसरे की पीठ के पीछे भी खड़ा रहना पड़ेगा, एक-दूसरे का संबल भी बनना पड़ेगा। तो मेरे पास यही थोड़ी-सी बातें हैं, जो मैं आप लोगों से साझा करना चाह रही थी कि आप सोच के कि यदि अगर हम इस प्रकार से परिवार को एकजुट करने की कोशिश करें, तो क्या इसमें संभव नहीं है कि हम आगे बढ़ेंगे और हमारी प्राथमिकताएँ हमारे सामने आएँगी? मैं ये बात कह के अपनी बात समाप्त करती हूँ। एक बार पुनः आप सबका बहुत-बहुत आभार और इस व्याख्यानमाला को मेरा बहुत-बहुत प्रणाम, इस मंच को प्रणाम, आप सबको बहुत-बहुत प्रणाम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके प्रेरक विचारों के लिए। निश्चित ही आपने इस ज्वलंत विषय पर कई महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा किए। हमारा एक और परम सौभाग्य है कि आज अध्यक्षता करते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नागदा क्षेत्र की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी जी पूनम बहन। बाल्यावस्था से ही आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाली पूनम बहन अपनी प्रभावी वक्तव्य से जन जन तक ईश्वरीय संदेश और सामाजिक निर्माण के प्रति एक दिशा देने के लिए जानी जाती है। विश्वविद्यालयों, विद्यालयों सहित कई प्रमुख संस्थानों में आप एक ओजस्वी वक्ता के रूप में व्याख्यान और प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न कर चुकी हैं। जीवन कार्य संतुलन, तनाव प्रबंधन जैसे कई सामयिक विषयों पर आप अपनी बात बहुत बेहतर रूप से रखती हैं। आपसे सादर अनुरोध है कि अध्यक्ष उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। नमस्कार, ओम शांति। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की स्मृति में आदरणीय स्वर्गीय कृष्ण मंगल कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा से आयोजित कार्यक्रम सद्भावना व्याख्यानमाला में आप सभी ने अभी डॉक्टर प्रणव भारती जी को सुना, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको बताया कि आज की पीढ़ी किस प्रकार मानसिक संत्रास के दौर से गुजर रही है। उन्होंने हम सबको इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय भी बताए कि किस प्रकार से हम संत्रास से, इस मेंटल ट्रॉमा से निकल सकते हैं। तो उसी संदर्भ में आज मैं भी आपको कुछ बताना चाहूँगी। परमात्मा ने हम सबको बहुत ही सुंदर चीज़ उपहार में दी है और वो है ये जीवन। जीवन जो मनुष्य की सबसे प्रिय वस्तु है।
जीवन को मनुष्य किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है, किंतु आज उसी सुंदर जीवन में तनाव आ गया है, मेंटल ट्रॉमा हो गया है और उसी सुंदर जीवन को आज हर व्यक्ति एक दुख और पीड़ित सा महसूस करता है। समाज की प्रत्येक यूनिट, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, आज सभी इस दौर से गुजर रहे हैं। आज हालत ये हो गई है कि मनुष्य ने साधन तो बहुत बढ़ा लिए, परंतु साधना गुम हो गई है। संपर्क तो बहुत बढ़ गए, किंतु संबंध खत्म होते जा रहे हैं। मकान तो बहुत बना लिए, परंतु घर नहीं बना पा रहे हैं। अतः आज हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में दुखी, अशांत, त्राही त्राही और चिल्ला रहा है। हर किसी को हर किसी से तनाव हो रहा है, पीड़ा हो रही है, चिंता हो रही है। किसी को मैनेजमेंट की वजह से स्ट्रेस है, किसी को मिसमैनेजमेंट की वजह से स्ट्रेस है, किसी को सत्ता मिलने से स्ट्रेस है, किसी को सत्ता नहीं मिलने से स्ट्रेस है। आज स्थिति ये हो गई है कि हर व्यक्ति स्वयं को तनाव से ग्रसित महसूस करता है। ऐसे ही एक बार एक टीचर थे, उनसे हमने पूछा कि आप किस वजह से इतने तनाव ग्रसित हैं, तो उन्होंने बताया, बहन जी, मैं सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता ही रहता हूँ, वर्क करता ही रहता हूँ, परंतु मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और मेरा जीवन व्यतीत होता जा रहा है। जिस प्रकार मनुष्य को जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, उसी तरह देखा जाए तो तनाव भी व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। तनाव क्या है? जिसकी वजह से आज हर व्यक्ति संत्रांस को महसूस कर रहा है, ट्रॉमा से गुजर रहा है। तनाव कोई व्याधि नहीं है, तनाव कोई रोग नहीं है, तनाव कोई पीड़ा नहीं है, तनाव कोई एक जीवन से हटके अलग चीज नहीं है। तनाव एक दबाव है। जब भी व्यक्ति कोई कार्य करना शुरू करता है तो उससे पूर्व उसके मन पर एक दबाव पड़ता है। इस दबाव को कोई सकारात्मक रूप में ले जाता है और अच्छे अच्छे लेख लिखकर, अच्छे अच्छे कार्य करके महान बन जाता है, और कोई इसी दबाव को नकारात्मक रूप में ले जाता है और स्वयं को पीड़ित महसूस करने लग जाता है। जब व्यक्ति इस सकारात्मक दबाव महसूस करता है तो वो उसके जीवन की प्रेरणा बन जाती है। एक बार हमने एक सर्वे किया छोटा सा, कुछ स्कूली बच्चों के ऊपर, तो पता चला कि जो बच्चे स्कूलों के शुरुआती दिनों में 1-2 घंटा भी नहीं पढ़ते थे, वही जब परीक्षा के दिनों में 14-14, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। अब इसे हम तनाव या अवसाद तो नहीं कह सकते हैं ना, किंतु ये दबाव, ये प्रेशर उनकी प्रेरणा बन गया है, जो उन्होंने सकारात्मक रूप में लिया। हर अच्छे लेखक को, हर अच्छे कलाकार को, हर अच्छे विद्यार्थी को, हर अच्छे स्पीकर को बोलने से पहले, कहने से पहले कुछ मन के अंदर, माइंड में प्रेशर महसूस होता है। उसी प्रेशर को ही आज व्यक्ति तनाव कहता है। तनाव हमें संदेश भी देता है। तनाव एक ऐसा संदेशवाहक है जो हमारे पास संदेश लेकर के आता है कि अभी तुम्हें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने अंदर खोज करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का बदलाव आपको अपने जीवन में करना है। वो ये संदेश देता है। परंतु अगर हम ये संदेश सुने ही नहीं और उसे ऐसे ही छोड़ दें तो फिर मन को दुविधा का सामना करना पड़ता है। इसीलिए
मन को इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए हमें ज़रूरी है उस तनाव की या उस संदेशवाहक की बात को सुनना। और सुनने के लिए बहुत ही आवश्यकता है, ज़रूरी है। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम किसी न किसी डॉक्टर की सलाह लेते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही मन के सुंदर डॉक्टर से मिलवाना चाहूँगी, और वो डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर अली। डॉक्टर अली आपको बता देंगे कि आप किस प्रकार अपने इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं, मानसिक संत्रास को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर अली का ए फॉर एक्सेप्ट। कोई भी परिस्थिति आती है तो आप पहले उसे स्वीकार करो। कभी कभी देखने में आता है कि व्यक्ति हमेशा ही अपने मन में यही चिंतन करता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ। लेकिन वो ये स्वीकार करने के लिए अपने मन को तैयार ही नहीं कर पाता कि ये चीज़ या ये परिस्थिति, ये बाधा अगर मेरे जीवन में आई है तो ये मुझे बताने के लिए आई है कि अभी तुम्हें कुछ परिवर्तन करना है अपने अंदर। तो उस आने वाले नई बात को, नई परिस्थिति को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि अभी तुम्हें अपने अंदर बदलाव चाहिए। तो डॉक्टर अली की ये सलाह है आपको सबसे पहली कि आप हर परिस्थिति को स्वीकार करो, उसे महसूस करो, और फिर एल फॉर लिसन। वो परिस्थिति आपको क्या बताना चाह रही है, आप उससे शांति और धैर्यतापूर्वक सुनो। अर्थात आपके सामने जो भी परिस्थिति आई है, बाधा आई है, प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो आपको क्या संदेश देना चाह रही है, आपके अंदर क्या बदलाव लाना चाह रही है, वो महसूस करके आप उसे बदलने के लिए तैयार हो जाओ। एक बारी क्या हुआ कि एक माता थी, उसका 1.5-2 साल का बच्चा था और एक 1400 किलोग्राम की गाड़ी के नीचे वो आ गया। परिस्थिति अचानक बदली, सब कुछ हंसी खुशी गुजर रहा था, लेकिन बच्चा अचानक से उस परिस्थिति में घिर गया। तो वो माता के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज कहना चाहिए वो आ गया था, और उसने तुरंत उसे सुना, अर्थात उसके ऊपर वर्क किया, उसके ऊपर काम किया, और उसने तुरंत ही, उस माता जी ने वो 1400 किलोग्राम की गाड़ी को ऊपर उठाया, और ऊपर उठा के 1-2 सेकंड नहीं बल्कि पूरे 1 मिनट तक, जब तक कि वो बच्चा बाहर नहीं आया तब तक उसने उस गाड़ी को उठा के रखा। तो परिस्थितियाँ भी हमें ये बताती हैं कि अब तुम्हें क्या करना है। ये नहीं कि हम अपनी पूर्व की मानसिकता, पूर्व का व्यवहार, पूर्व की बातें जो हमने आज तक सुनी है, कही है, महसूस की हैं, उन्हीं को ही हर परिस्थिति में रिपीट करते जाएं। पूर्व का अनुभव हर बार हर परिस्थिति में काम नहीं आता है। इसमें मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक घर था, उसके अंदर जैसे मछलियों का घर, फिश एक्वेरियम था, तो उसमें जो व्यक्ति था हमेशा अपने एक ही सिरे से फिश के लिए भोजन डालता था, दाना डालता था। तो उसमें एक छोटी सी मछली हुआ करती थी, तो वो हमेशा, उसको पता था इस तरफ से आएगा, और आकर के वो सबसे पहले दाना वहाँ पर खा लिया करती थी। एक दिन उस मालिक ने क्या किया, उस एक्वेरियम में दाने और पानी के बीच में कांच का शीशा रख दिया। अब मछली अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उसी ओर दौड़ती हुई आई और भोजन अर्थात दाना जो है वो लेना शुरू किया, किंतु हर बार का अनुभव हमेशा काम नहीं आता है। उसी तरीके से वो मछली ये समझ ही नहीं पा रही थी कि दाना मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, जबकि दाना और उसके बीच में कांच लगा हुआ था। तो ऐसे ही जीवन में भी हमेशा हर परिस्थिति दिखती एक जैसी है, परंतु उसका रिस्पॉन्ड करना, उसका आंसर करना, हर बार हमें नया उत्तर अपने जीवन में तैयार करना रहता है। इसलिए डॉक्टर अली हमें कहते हैं एल फॉर लिसन, सुनो, और आई फॉर इंट्रोस्पेक्ट, अपना आत्मनिरीक्षण करो कि मुझसे ये मिस्टेक हुई तो क्यों हुई। मेरे मन में आज अगर किसी को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न हुई है, जेलस उत्पन्न हुई है, तो वो क्यों हुई है।
मेरे मन के अंदर आज इतने ज़्यादा नकारात्मक विचार पैदा हो गए हैं, तो उसका रीज़न क्या है? ये हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। और अगर हम डॉक्टर अली की इस राय को, सलाह को मानते हैं, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि व्यक्ति बहुत हद तक अपने इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकल सकता है। वैसे तो ज़िंदगी का सफ़र हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। ज़िंदगी के इस सफ़र में हर एक को अलग अलग चुनौतियों को, परिस्थितियों को, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परंतु फिर भी हम कहेंगे कि मानसिक जो अवस्था है वो आपकी है। हम किसी भी परिस्थिति को चाहे तो अपने विचारों के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा छोटा कर सकते हैं, और चाहे उसी परिस्थिति को सोच सोच कर बड़ा बना सकते हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ हमारे हाथ में है कि हम परिस्थिति को किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से और किस प्रकार देखना चाहते हैं। इसके अलावा कई और छोटे छोटे उपाय भी हैं जिससे हम बहुत सहज ही अपने इस मानसिक संतरास को और आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से तो हम सभी आज तक ये सुनते ही आए हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन कई बार व्यक्ति को ये पता ही नहीं रहता है कि पॉजिटिव सोच शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि पॉजिटिविटी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन पॉजिटिविटी हमें ये नहीं सिखाती है कि आप हार मान लो या निराश हो जाओ या एकदम निरुत्साही हो जाओ, बल्कि पॉजिटिविटी हमें ये बताती है कि हर परिस्थिति को चैलेंज के रूप में स्वीकार करो, चुनौती के रूप में देखो। बात छोटी या बड़ी नहीं है, हमें परिस्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार करना है, लोगों को चुनौती नहीं लेना है। होता ये है, व्यवहारिक तौर पर हम लोगों का सामना करना शुरू कर देते हैं, परिस्थितियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जबकि हर बात हमें सिखाती है हमें लोगों का सामना नहीं, परिस्थिति का सामना करना है। तो हम सहज ही निरसंकल्प होकर, उमंग उत्साह में रहकर और आनंदित जीवन जी सकते हैं। साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि मेरे कंट्रोल में क्या है। कभी कभी अचानक से कोई सिचुएशन आती है, हम ये नहीं देख पाते मुझे अभी क्या करना है, हम ये देखना शुरू कर देते मेरे पास क्या नहीं है, ये साधन नहीं है, ये सुविधा नहीं है, मैन पावर नहीं है, फलाना व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकता, और मन जो है वो बहुत दुखी हो जाता है। और कभी कभी तो दुख इस हद तक बढ़ जाता है कि कोई मेरा साथ नहीं देता और अवसाद से व्यक्ति घिरने लगता है। तो ये एक मेंटल ट्रॉमा की स्टेज है जिसको हम कहेंगे कि भावनात्मक रिस्पॉन्स जो होता है हमारा किसी भी सिचुएशन को देख करके, वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। और भावनात्मक रिस्पॉन्स देने के लिए इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल ट्रॉमा के अंदर सबसे पहले अगर कोई चीज़ जाती है तो वो हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। परिस्थिति एक ही है, एक ही परिस्थिति में कोई छलांग लगाकर उसे पार कर रहा है और कोई उसको देख करके, बैरियर को देख करके रो रहा है। कोई शिकायत मोड़ पर चला जाता है और कोई समाधान करके उसको पार कर लेता है। एक बारी क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसके 2 बच्चे थे और दोनों ही बच्चों का अपने पिता के प्रति अलग अलग प्रकार का नज़रिया था। उनके पिता बहुत गरीब थे और गरीबी की वजह से उनका पहला बच्चा कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पिता मुझे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, ढंग के कपड़े नहीं दे सकते, अच्छा भोजन नहीं खिला सकते हैं, इसीलिए जो है वो अपने पिता के प्रति हमेशा शिकायतवान रहा। और दूसरा बच्चा हमेशा ही पढ़ाई करता रहा, जो भी स्थान मिला, जो भी स्कूल मिला, जैसी भी चीज़ें मिली अवेलेबल हुई और उसने पढ़ाई की और बहुत अच्छा सर्जन बन गया। और एक दिन उसको अमेरिका में बहुत बड़ा अवार्ड दिया जा रहा था, और जब उसको अवार्ड दिया जा रहा था तो उसको उस व्यक्ति से उसका एक्सपीरियंस पूछा गया कि आप किस वजह से डॉक्टर बन पाए। तो उसने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि मेरे पिता बहुत गरीब थे और उनकी गरीबी को देख करके मुझे हमेशा ही अच्छे से पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती रही और इसीलिए मैं आज इतना बड़ा सर्जन बन पाया। तो सिचुएशन एक ही है, लेकिन एक ही परिस्थिति के प्रति हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण
अलग अलग है, नज़रिया अलग अलग है। तो इसीलिए हमें ये देखना चाहिए उस सिचुएशन में कि अंडर कंट्रोल क्या है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर योग्यता है। मैं अपना वो काम पहले करूँ जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ना कि वो कार्य हमें करना चाहिए जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए इन माई कंट्रोल, इन माई हैंड जो चीज़ है वो हम उस सिचुएशन में फर्स्ट प्रेफरेंस करें, तब भी हम अपने इस मानसिक संतरास से या कई तनाव से और मेंटल ट्रॉमा से जो हम गुज़र रहे होते हैं उससे हम बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा कई और भी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम इस रोग को कहें या इस मानसिक परिस्थिति को कहें पार कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले चाहिए कम्युनिकेट करना। एक दूसरे के साथ हम अपनी बातें शेयर तो करें। आपके मन में क्या है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जब तक आप किसी अन्य व्यक्ति को, किसी डॉक्टर को या किसी काउंसलर को या परिवार के अन्य सदस्य को, अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे, तब तक कोई भी आपको सहयोग नहीं कर पाएगा इस परिस्थिति से बाहर निकालने में। इसलिए कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरा मन बहुत करता है रोने का, चिल्लाने का, या एकांत में बैठने का, या कुछ भी नहीं करने का मन अगर आपका कर रहा है, तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो शुरुआती दौर हैं उस मेंटल ट्रॉमा के। इसलिए आपको यही सलाह दी जाएगी कि आप उसको शेयर ज़रूर करें, और ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो आपको समझे, ना कि आपकी बात को हंसी में, खिल्ली में उड़ा दे। क्योंकि जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं वो, उनको अगर आपने बताया तो आपकी परिस्थिति बढ़ेगी, आपका रोग, मानसिक रोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और किसी डॉक्टर की अगर आपको सलाह लेनी पड़े, मनोरोग चिकित्सक की अगर आपको सलाह लेनी पड़े, तो ये कोई विशेष बात नहीं है, या कोई ये भयानक रोग नहीं है, या आप किसी पागलपन से नहीं गुजर रहे हो। ये इसको कहेंगे कि हमारी जो इमोशनली, भावनात्मक प्रतिक्रिया है, या मन के या माइंड के जो केमिकल हैं वो डिसऑर्डर हो गए। इसीलिए आवश्यक है कि हमें किसी न किसी अच्छे मनोचिकित्सक की सलाह लेना, और साथ साथ स्पिरिचुअल बेस्ड साथ या दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास कोई आध्यात्मिक साथी होता है, आध्यात्मिक संग होता है, तब भी हम इस मानसिक ट्रॉमा के दौर से सहज ही निकल सकते हैं। अपने शास्त्रों में, संस्कृति में शुरू से लेकर, बचपन से लेकर आज दिन तक हम ये पढ़ते आए हैं। अपने स्कूलों में भी गुरुजनों ने भी पढ़ाया है कि जैसा संग करेंगे वैसा रंग लगेगा। इसका अर्थ ही ये है कि अगर हम किसी उमंग उत्साह में रहने वाले, किसी प्रेरणादायी स्पिरिचुअल पर्सन का संग करते हैं, तो उसका रंग, अर्थात वो हमें सहज ही उस परिस्थिति से, उस दौर से निकाल सकता है। तो आज की मानव को, आज की पीढ़ी को आवश्यकता है ऐसे सच्चे साथी की, सच्चे संग करने वालों की, जो सहज ही इससे बाहर निकाल सके। कईयों के साथ कई बार ऐसा होता है कि अचानक ही रास्ते चलते कई परिस्थितियां आ जाती है, जैसे कई लोग बलात्कार के शिकार हो जाते हैं, या कई लोग अचानक से ट्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, या रोड दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, या फिर किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तब भी व्यक्ति इस मानसिक ट्रॉमा के दौर से गुजरने लग जाता है। ऐसे में उसको धीरे धीरे अपने अच्छी रुचियों को अपनाना चाहिए, और रुचि अनुसार जब व्यक्ति कार्य करता है और जिसके प्रति आपकी भावना है उसको फॉलो करते हुए अगर हम वर्क करते हैं, तो भी हम उस दौर से सहज ही मुक्त हो सकते हैं, और अपने मन को हम अच्छे से मैनेज करके अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत स्मूथली चला सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके महत्वपूर्ण विचार निश्चित ही समाज में नई ज्योति प्रज्वलित करेंगे। ये व्याख्यान मेला बहुत सुंदर तरीके से पिछले 21 वर्षों से आयोजित हो रही है। डॉक्टर शिव मंगल सिंह जी सुमन साहब की स्मृति में यह सद्भावना व्याख्यान माला है। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन साहब से उज्जैन का हर बच्चा परिचित था। उनकी साहित्यिक रचनाओं और हिंदी के प्रति और राष्ट्र के प्रति
जो सुमन साहब का एक प्रेम था वह उज्जैन नगरी में बिखरा। आदरणीय श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ साहब ने उनकी स्मृति में इस आयोजन को करने का निश्चय किया और आज देखिए 21 वर्ष हुए लगातार कुलश्रेष्ठ साहब ने इस बीड़े को उठाया और हमारे बीच में कई प्रबुद्ध जनों के व्याख्यान यहाँ पर आयोजित करवाए। उनके विचारों से उज्जैन नगर के प्रबुद्ध वर्ग को साक्षात कराया। मैं कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ साहब की स्मृति को भी प्रणाम करता हूँ कि वे इतनी अच्छी सौगात हम उज्जैन वासियों को देकर गए हैं। मैं एक बात और भी जोड़ना चाहता हूँ कि श्री कुलश्रेष्ठ साहब नगर के प्रबुद्ध जनों की ही मंशा नहीं रखते थे, वे चाहते थे उज्जैन नगर का कला जगत भी इस ज्ञानपीठ परिसर में अपनी आदरांजलि और अपनी कला साधना यहाँ पर करता रहे। वे कलाकारों को भी बहुत प्रेम करते थे। कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी हमारे बीच में नहीं हैं, पर हम उनकी स्मृति को बारंबार प्रणाम करते हैं। मैं रंगकर्मी और संगीत निर्देशक होने के नाते उनकी इस खूबी को मैं जानता था कि वे हम सभी कलाकारों को बहुत स्नेह करते थे। मैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की स्मृति में जो व्याख्यान हो रहा है उसके लिए आयोजकों को और हमारे संदीप भैया कुलश्रेष्ठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इसको निरंतर अब आगे बढ़ा रहे हैं और यह निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति की ओर हमें लेकर जाएगा, ऐसी हमें आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जहाँ सद्भावना व्याख्यान माला की शुरुआत ही एक बहुत अच्छे भाव से हुई है और वो भाव था सत से शुरू हुआ। तो सद्भावना में जहाँ अच्छे भाव शुरू हो जाते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ संस्कार ही देखने को मिलते हैं। जब रावण मृत्युशैया पर था तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ उनसे ज्ञान प्राप्त करके आओ। तो रावण ने जब ज्ञान नहीं दिया तो लक्ष्मण जी वापस लौटे कि देखो प्रभु, मैंने आपसे कहा था कि ये अहंकारी जीव है, आप मुझे इसके पास क्यों भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब भी ज्ञान लेना हो तो पैरों की तरफ खड़ा होया जाता है। लक्ष्मण जब तुम गए थे तो तुम सिर की तरफ खड़े थे, दोबारा जाओ। तो जब दोबारा गए लक्ष्मण जी तब रावण ने उनको ज्ञान दिया। तो इस प्रकार हमारे चरित्र और संस्कार ये बताते हैं कि आने वाली पीढ़ी और आने वाली जो जनरेशन है उनको किस प्रकार से सच्चरित्र और सही मार्ग पे चलना सिखाया जा सके। इस प्रकार के व्याख्यान माला का जो आयोजन किया जा रहा है न सिर्फ संस्कार देश को देंगे, नई जनरेशन और आने वाली पीढ़ियों को देश और चरित्र निर्माण में जो है सहायक रहेंगे। तो मेरा बड़ा साधुवाद है और इस प्रकार के व्याख्यान माला आयोजन उज्जैन में हो रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोनों विशिष्ट जनों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आज की प्रमुख वक्ता जो अहमदाबाद से हमारे बीच उपस्थित रहीं, ऐसी माननीय प्रणव भारती जी और समारोह की अध्यक्षता कर रही ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी श्रोताओं से लगातार मिल रहे स्नेह और समर्थन के लिए भी बहुत बहुत आभार। कल व्याख्यानमाला के समापन दिवस पर गोवा से माननीय पांडुरंग नाडकर्णी जी अपने विचार राष्ट्रीय नीति और गांधी जी की वर्धा योजना पर प्रस्तुत करेंगे और समारोह की अध्यक्षता करेंगे महर्षि पाणिनि वैदिक एवं संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन के माननीय कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार सी जी। धन्यवाद।